मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज की वीडियो में हम रोटी और संसद कविता पढ़ने जा रहे हैं। कवि धूमिल सुदामा पांडे, जिनका पूरा नाम था। सुदामा पांडे कविता के एंग्री यंग मैन, हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन। यदि आपको इनकी डिटेल साहित्यिक परिचय चाहिए तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ आप इसका पूरा साहित्यिक परिचय डिटेल से पढ़ सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि 1936 में जन्मे धूमिल कविता की वरुणा नदी की क्रुद्ध और रुद्र जलधारा के समान इनकी कविता उफनती हुई चलती है। और ये जो उफान है, ये जो आक्रोश है, ये जो रोष है, ये जो उन्होंने राजनीति के भ्रष्टाचार पे जो आक्रमण किया है, जो समाज की विसंगतियों पे जो हमला किया है, वो कोई इनका कहा और सुना नहीं है कि किसी से सुन लिया और अपनी कविता में कह दिया। वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है और भोगा है। उन्होंने खुद ये भोगा है। मैं आपको बता दूं, ये अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की थी। उनके अपने गांव के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उसके बावजूद भी सुदामा पांडे को अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा। कलकत्ता जाके इन्होंने मेहनत मजदूरी की है और वहाँ के इनके जो एक शुभचिंतक थे, उन्होंने फिर इनको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी दिलवाई। वहाँ जब ये नौकरी करने लगे तो आप देखिए कि किस तरीके से मालिक ने इनको अपने पूंजीपति का नृशंस मुखौटा दिखाया। जब धूमिल बीमार हो गए तो ये मतलब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया मोतिहारी से गुवाहाटी, और इनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था तो इन्होंने गुवाहाटी जाने से मना किया। तो जो मालिक था वो उनसे कहता है, आई एम पेइंग यू फॉर माई वर्क नॉट योर हेल्थ। तो धूमिल भी कब सुनने वाले थे। धूमिल ने भी कह दिया, आई एम वर्किंग फॉर माई हेल्थ नॉट योर वर्क, और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी घटना से धूमिल पूंजीपतियों और मजदूरों के दृष्टिकोण के फासले को समझे और अब उनका जनवादी संघर्ष उनकी कविता में आक्रोश बनकर फूट पड़ा था। धूमिल को हिंदी कविता का संघर्ष का कवि इसीलिए कहा जाता है। और आज हम जो उनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता में आपको ये आक्रोश साफ साफ दिखाई देगा। कविता का नाम है रोटी और संसद। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत देखने में एकदम संक्षिप्त, लेकिन जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो इसकी जो गहराई है, उस गहराई को आप समझ पाएंगे। पूरे भारतीय संविधान की जो कमियां हैं, विसंगतियां हैं, भारतीय प्रजातंत्र का जो खोखलापन है, वो सब हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। कविता ऐसे है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। बस इतनी सी कहानी कविता है। और जब इस कविता को कोई पारंपरिक पाठक पढ़ता है तो चौंक पड़ता है, कहता है ये कोई कविता है? न लय है, न सुर है, न ताल है, निरा गद्य। न कविता का कोई रंग, न कोई ढंग, न कोई छंद, न कोई अलंकार, न कोई प्रतीक, न कोई बिंब। ये क्या कविता है? ना कोई दाव, ना कोई पेच। लेकिन मैं आपको बताऊं, कविता यही है। वास्तव में कविता क्या है? आचार्य शुक्ल ने कहा है, कविता वो कविता है जो अपने भावों को व्यक्ति के आंखों के सामने मूर्तिमान कर दे। और ये कविता अपने भावों को हमारे सामने मूर्तिमान कर रही है, साक्षात दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर रही है। वास्तव में कवि कोई लयबद्ध की कोई कविता, कोई शब्दों का विलास हमारे सामने नहीं रख रहा है। वह रोजमर्रा की भाषा में बस एक मासूम सा प्रश्न पूछता है कि तीसरा आदमी कौन है। ऐसा लगता है कि सामान्य जन से उठकर कोई आदमी खड़ा हो जाता है जनता के पक्ष में और फिर लड़ता हुआ पूछता है, मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है जो जनता के हिस्से को खाए जा रहा है। आइए इस कविता की व्याख्या देखते हैं। कविता की पहली लाइन है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है। यहाँ रोटी बेलना, जो बेलना शब्द है उस पर आप ध्यान दीजिए। बेलना शब्द केवल बेलना नहीं है, रोटी बेलना नहीं है। रोटी बेलने का मतलब है जो उत्पादन करता है, और रोटी मतलब पूरी कविता प्रतीकात्मक है। जो रोटी है वो केवल रोटी प्रतीक किसका है? व्यक्ति की आवश्यकताओं का, व्यक्ति की जरूरतों का। व्यक्ति कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहा है। आम आदमी, उसको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। उसमें भी सबसे प्रमुख चीज है उसकी रोटी। उसकी पेट की भूख मिटनी चाहिए, उसकी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है वो पूरी हो।
और बेलना का मतलब है मेहनत कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो एक आदमी जो रोटी बेलता है, मतलब जो यहाँ पर उत्पादक वर्ग के लिए बात की गई है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, जो उत्पादन कर रहा है। तो जो किसान रोटी को अस्तित्व में लाता है, वही रोटी के लिए तड़फ रहा है, तरस रहा है। जो अन्न उगाता है वही रोटी के, उसी के बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं। और एक दूसरा व्यक्ति है जो रोटी खाता है, यानी कि वो उपभोक्ता वर्ग है। वो जो उपभोक्ता वर्ग है वो भी कितनी मुश्किलों से उस रोटी को प्राप्त कर पाता है। वो भी विभिन्न अपने पदों पर, पेशों पर रहते हुए वो धन का अर्जन करता है। और धन अर्जन करके जब वो उस रोटी को खाने के लिए वो रोटी प्राप्त करता है, तो कितने उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मुश्किल से वो रोटी मिलती है। यानी कि एक वर्ग है उत्पादक और एक वर्ग है उपभोक्ता। उत्पादक से उपभोक्ता तक जाते हुए जो चीज है वो कितनी मुश्किल से जा रही है। यहाँ कितने कम दामों में चीज जा रही है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके बाद उसको बहुत कम दामों में कोई व्यक्ति उससे चीज ले लेता है। और जब उपभोक्ता तक वो चीज पहुंचती है तो वो 10 गुनी महंगी होकर पहुंचती है। तो ये बीच का आदमी कौन है? क्योंकि जितना उसकी कीमत है वो इस उत्पादक को नहीं मिल रही है, और जितनी कीमत ये दे रहा है उस वस्तु का उतनी कीमत नहीं है। फिर ये बीच का आदमी कौन है? ये बीच का मुनाफा कौन खा रहा है? इस प्रश्न पर धूमिल ने उंगली रखी है। ये दूसरा व्यक्ति राष्ट्र की आम जनता है जो रोटी का उपभोग करती है, और जो खिलवाड़ कर रहा है रोटी से वो तीसरा आदमी है। वो तीसरा आदमी कौन है? वो जमाखोर है, वो मिलावटखोर है, वो पूंजीपति है, वो सामंतवादी चेहरा है जो इस रोटी से खिलवाड़ कर रहा है। रोटी से खिलवाड़ से धूमिल का तात्पर्य यह है कि ये जो जमाखोर हैं वो अपने तुच्छ लाभ के लिए भ्रष्ट नेताओं से और संसद के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर, और संविधान में जो कमजोरियां हैं, उन्होंने संविधान के कानून में से कमजोरी निकाली है, मोहरियां निकाल ली हैं कि किस तरीके से हम बचें। उन दुर्बलताओं का फायदा उठाते हुए वो उनका शोषण करता है, और अनाज का और कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु की जो कृत्रिम कमी देश में पैदा कर देता है, और जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ना तो जो उत्पादक है उसको अपनी मेहनत का पूरा मोल मिल रहा है, और उपभोक्ता को भी बहुत ही ऊंचे दामों पर वो चीज़ खरीदनी पड़ रही है, और आम जनता भूख से तड़फ रही है, अपने आवश्यकताओं से महरूम हो रही है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। वास्तव में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो ये रोटी बेलने वाला व्यक्ति किसान हुआ करता था, और आज ये किसान भी किसान नहीं रह गया है, इसकी भूमि छिन गई है, ये अपनी भूमि का मालिक नहीं रह गया है, ये मात्र एक मजदूर बनकर रह गया है जो रोटी पैदा कर रहा है। रोज कुआं खोदता है और रोज उसमें से पानी निकालकर पीता है, यानी कि इसके पास कोई जमा धन पूंजी नहीं है। ये आबादी का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका इस जो राष्ट्र की संपत्ति है उसमें नाम मात्र का हिस्सा है, उसका हिस्सा है ही नहीं, और वो इस राष्ट्रीय चिंतन से बाहर है। हमारी जो संसद है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो इन लोगों के बारे में, इन लोगों के सुख दुख के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस उनके लिए इनकी इतनी महत्ता है, इतना ही महत्व है कि जब वोट के दिन आते हैं, जब चुनाव के दिन आते हैं, तो वो इनके पास जाके और इनको छोटी मोटी कोई सुविधाएं देते हैं, इन्हें बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, इनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और इनसे केवल वोट बटोर लेते हैं। और इनको लुभाने के लिए तरह तरीके की योजनाएं सरकार चला देती है। रोजगार गारंटी कार्यक्रम है या नरेगा कार्यक्रम है, इस तरीके की दूसरी तरीके की बहुत योजनाएं इनको दिखा दिखा के और इनसे वोट लूट लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो उपभोक्ता वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग भी जो कि मध्यम वर्ग, मतलब जो उपभोक्ता वर्ग है उसको मैं मध्यम वर्ग कहूंगी, कि जो मध्यम वर्ग है वो भी त्रस्त है, वो भी महंगाई से त्रस्त है, क्योंकि उसको भी अपनी आवश्यकता की वस्तु ऊने दूने दानों में मिल रही है, जिसके लिए वो कितनी मशक्कत कर रहा है, कितना टेंशन झेल रहा है। खुद कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्सवाद ने कहा था कि पूंजीवाद ने हर वर्ग के पेशे की इज्जत उतार ली है। अब तक जिन पेशों को बहुत आदर दिया जाता था, जिनको बहुत श्रद्धा के साथ देखा जाता था, चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे पुरोहित है, चाहे कवि है, चाहे टीचर है, चाहे वैज्ञानिक है, लेकिन आज वो सब एक वेतन भोगी मजदूर बनकर रह गए हैं। और मजे कर रहा है तो वो तीसरा वर्ग मजा कर रहा है, जो कि मुनाफाखोर है, जमाखोर है, और जिसने राजनीति से घुसपैठ कर ली है, जिसने राजनीति से जुगलबंदी कर ली है एक तरीके से, और उनके साथ मिलकर वो इनको लूट रहा है। ये मुनाफाखोर पूंजीपति वर्ग सामंत शाह, तानाशाही प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का प्रतिनिधि
वर्ग है जो ये तीसरा आदमी है। धूमिल इस तीसरे व्यक्ति की पहचान संसद में रोटी का बंदरवाट करते हैं वो जनप्रतिनिधि के रूप में करते हैं जो चुनकर आते हैं। और जब चुनकर आते हैं ना उससे पहले ये भी आम व्यक्ति होते हैं। उन्हीं व्यक्तियों के बीच का आदमी होता है जो चुनकर आता है प्रतिनिधि, उन्हीं के धर्म का होता है और उन्हीं के साथ उठता बैठता है। लेकिन जब वो राजनीति में सड़के फलांग का चुनाव जीत कर संसद में पहुंच जाता है तो फिर वो विशिष्ट बन जाता है। उसका वर्ग, उसकी जाति, उसकी भाषा सब कुछ बदल जाती है और वही उस रोटी का स्वामी बन जाता है। पूंजीपति जो वर्ग है उसका प्रतिनिधि पुरुष बन जाता है और अपने उन आम आदमियों को वो भूल जाता है। तो इस तरीके से कवि धूमिल ने इस कविता में जो हमको समझाने की कोशिश की है वो यही की है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, अर्थात जो उत्पादन करता है, मेहनत मजदूरी करता है। मजदूर और किसान वर्ग की बात कही है कि जो तमाम मेहनत मजदूरी करके तमाम मुश्किलों को झेलकर जो उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन करता है, रोटी का उत्पादन करता है। और एक आदमी है जो रोटी खाता है, यानी कि उपभोक्ता वर्ग, वो उस उत्पादन का, उस वस्तुओं का उपभोग करता है। मैं आपको ये बता दूं ये दोनों ही शोषित वर्ग हैं, ये दोनों ही, इनका दोनों का शोषण हो रहा है। एक तीसरा आदमी भी है, कवि उसी आदमी की ओर संकेत कर रहा है जो न रोटी बेलता है, यानी कि जो उत्पादन नहीं करता, उसको उत्पादन में कोई लेना देना नहीं है, ना रोटी खाता है और ना वो आम उपभोक्ता भी नहीं है। वो सिर्फ रोटी से खेलता है, रोटी से खिलवाड़ करता है, इन आवश्यकताओं से खिलवाड़ करता है, इनकी भावनाओं से खिलवाड़ करता है, इनकी भूख से खिलवाड़ करता है, इनकी आवश्यकताओं से खिलवाड़ करता है। मन माने तरीके से कानून बनाएगा, मन माने तरीके से कानूनों को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ अपने हित की बात। आप देखिए आज जो प्रजातंत्र में संसद है, वो संसद क्यों बनती है? वहां पर जनता के चुने हुए व्यक्ति जाते हैं, सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो अपने यहाँ के जो आम व्यक्ति हो उनके हितों की चर्चा करें, उनके दुखों को दूर करने के कानून बनाएं, कानूनों में इस तरीके से संशोधन करें कि उन व्यक्तियों का जीवन आसान हो। लेकिन नहीं, ये व्यक्ति मुनाफाखोर और पूंजीपति लोगों के साथ मिल जाते हैं। क्यों? कि ये पूंजीपति मुनाफाखोर लोग ही तो उनको चुनाव जीतने के लिए पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। और ये राजनेता और ये पूंजीपति वर्ग दोनों मिलकर इन दोनों वर्गों का, उत्पादक वर्ग का और जो उपभोक्ता वर्ग है, उन दोनों का शोषण करते हैं। तो इसीलिए धूमिल जानते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है और धूमिल ने उसी व्यक्ति पर उंगली रखते हुए कहा था, मैं पूछता हूं कि ये तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद मौन है। मेरे देश की संसद इनके विरुद्ध कोई भी कानून क्यों नहीं बनाती है? मेरे देश की संसद कुछ ऐसा क्यों नहीं करती है कि ये तीसरा वर्ग है, इस पर कंट्रोल हो? और हकीकत है बेटा, हमने सुना था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 17 पैसे रह जाता है। यानी कि 83% जो पैसा है, जो धन है, जो सहायता है, वो हमारे ये बीच के राजनेता और जो प्रशासनिक अधिकारी पूंजीपति वर्ग है वो ही खा जाता है। आम जनता तक तो वो बात पहुंचती ही नहीं है। सरकार ऐसी बात नहीं है सरकार योजनाएं नहीं बना रही है, सरकार ने सैकड़ों योजनाएं बनाई है। यदि मैं उंगलियों पे गिनने लगूं तो मेरी उंगलियां कम हो जाएंगी, इतनी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन क्या उन योजनाओं का फायदा उस पिछड़े वर्ग तक, उस निचली पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अभी मैं पिछले दिनों कुछ व्यक्तियों से मिली थी जिन्होंने कहा था कि अब तो जो पैसा होता है वो डायरेक्ट उनके खाते में ही जमा हो जाता है। आज जो हमारी सरकार है उस सरकार ने ये काम किया है। क्या काम किया है कि अब उन्होंने बिचौलियों को बीच में हटा दिया है। आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपका जनधन खाता है, सरकार जो भी आपको हेल्प कर रही है, सरकार जो भी आपको पैसा दे रही है, डायरेक्ट आपके खाते में आके मिल जाता है। इस बीच वाले व्यक्ति को हटाने की कोशिश की गई है और धूमिल यही कह रहा है कि ये बीच वाला जो व्यक्ति है वो क्यों नहीं हटाया जा रहा है। ये बीच वाला व्यक्ति यदि हट जाए तो निश्चित रूप से देश की गरीबी, देश की भुखमरी खत्म हो और देश विकास की राह पे चल पड़े। इस कविता का जो उद्देश्य है, धूमिल वास्तव में आम आदमी के रचनाकार हैं। उनका उद्देश्य आम जन की पीड़ा को व्यक्त कर असली दोषी वर्ग को सबके सामने लाकर खड़ा करना है। प्रस्तुत कविता में भी जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति और संविधान का जो है, संविधान तो वैसे अच्छी तरीके से बनाया गया था, पर संविधान को यूज करने वाली व्यक्ति,
जो खराबी होती है वो वस्तुओं में नहीं होती है, चीज में नहीं है, बाकी उसका यूज कैसे किया जाता है, अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। तो संविधान तो अच्छा था, लेकिन संविधान का दुरुपयोग इस तरीके से किया गया कि ऐसा लगा जैसे वो पूंजीवाद से कदम ताल करके चलता जा रहा है। उसकी एक पुख्ता उदाहरण ये कविता है। इसमें उन्होंने उन भ्रष्ट राजनेताओं से भरी संसद से प्रश्न किया है कि जिस व्यक्ति का किसान, मजदूर और उपभोक्ता के मध्य कोई काम ही नहीं है, एक उगाता है, एक उत्पादन करता है, एक उपभोग करता है, तो दोनों का सीधा संबंध क्यों नहीं है? वे आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है? यह जमाखोर किसान को कम दाम देता है और फिर जमाखोरी करके अधिक से अधिक दाम कम पर उसको उपभोक्ता को बेचता है। देश का कानून बनाने वाली जो संस्था है वो तीसरे व्यक्ति को क्यों नहीं रोक रही है, क्यों नहीं नियंत्रण कर पा रही है? क्योंकि ये जो बीच का व्यक्ति है ना, वो उन राजनेताओं को भी मुंह भर के उनके मुंह को भी बंद कर देता है। और ऐसे दुनिया भर के उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। क्या एक स्कैंडल का नाम लूं? आप बहुत सारे स्कैंडल इस तरीके के जानते हैं। देश का कानून बनाने वाली संस्था इन तीसरे आदमियों को रोक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो खुद उनके साथ मिल गई है। क्यों नहीं वो कानून बना पा रही है इस तरीके का कि मिलावट, जमाखोरी, इन सबको पर रोक लगे? वो मौन है। और मौन प्रतीक किसका है? हाँ का। संसद क्या है? मौन है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि वो खुद इस कारनामों में शामिल है। जो कानून भी हैं, उन कानूनों में से उनकी कमजोरियों को निकालकर और संसद से मिली भगत करके और उपभोक्ताओं को और उत्पादक को दोनों को लूटा जा रहा है। इसका ही जो पोल खोलकर इस कविता में रखना इसका उद्देश्य है। आइए देखते हैं इसकी कविता की कुछ काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी हम कविता की बात करें तो कविता की काव्यगत विशेषताओं को हम दो भागों में बांट लेते हैं, भावगत और कलागत। भावगत तो इसके मतलब कहना चाहिए अंतहीन भाव इस कविता में ठूस ठूस के भरे हुए हैं। इस कविता में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग की विवशता और दयनीय अवस्था का चित्रण, मार्मिक चित्रण धूमिल ने किया है। तीसरा आदमी, दूसरी जो विशेषता है वो तीसरा आदमी जो पूंजीपति और सामंतशाही वर्ग का प्रतिनिधि है कि शोषक चरित्र को बिल्कुल सरेआम सड़क पर नंगा करके उघाड़ कर धूमिल ने रख दिया है। तीसरा आदमी के लिए संसद अर्थात जनता के प्रतिनिधियों से सीधा प्रश्न किया है कि ये तीसरा आदमी इतना कद्दावर, इतना सक्षम, इतना आतंकी, इतना विशिष्ट कैसे हो गया है कि इसके विरुद्ध देश की संसद तक मौन है, जबकि देश की संसद सर्वशक्तिशाली है। सर्वोच्च सत्ता किसके अंदर निहित है? हमारे भारत में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में भी हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है। तो ये संसद क्यों निरीह बनी पड़ी है, क्यों मौन है? यह प्रश्न केवल धूमिल का ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, हर युग में अपने काव्य में हर युग पुरुष कवि ने यह प्रश्न पूछा है। रोटी और संसद का तीसरा आदमी निराला के साहित्य में भी है। निराला के साहित्य में वो सामंत और राजा के रूप में हमें दिखाई देता है। मुक्तिबोध की कविता में भी है। उनकी कविता अंधेरे में भी हमें दिखता है, जब तीसरा आदमी जो गांधी का चश्मा और उनकी खोपड़ी तोड़ देता है और पूरे गणतंत्र को अंधेरे में रखने का हिमायती है। नागार्जुन के यहाँ भी ये तीसरा आदमी शासन की बंदूक थामे नजर आता है। तो इस प्रकार ये तीसरा आदमी जब जब इस तीसरे आदमी ने अपनी 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 नृशंसता और तानाशाही दिखाई है, कभी चुप नहीं रहा है, कभी न किसी रूप में तीसरे आदमी को हाशिए पे लाके खड़ा किया है। कुल जमा हम ये कह सकते हैं कि इस कविता में रोटी और जो संसद जो कविता है, जो कि कवि धूमिल की सड़क से संसद तक एक कविता संग्रह है जो 1972 में प्रकाशित हुआ था, उससे ली गई है। इस कविता में हमको कबीर की मुखरता दिखाई देती है, भारतेंदु का जातीय गौरव, निराला के विद्रोही आत्मा का औदस्य, कविता में मुक्तिबोध की राजनीतिक समझ का आग्रह, सब कुछ हमको धूमिल की इस कविता में देखने को मिलता है। भारतीय प्रजातंत्र व्यवस्था में की जो पोल है, धूमिल ने उस पोल को, उसकी चुनाव व्यवस्था की पोल को, उसकी संसदीय व्यवस्था को, उसकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, उसके जो प्रतिनिधि हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी पोल खोल के रख दी है। भाषा एकदम सीधी और सादी है, पर भाषा में जबरदस्त प्रवाह है और भाषा में गजब की व्यंजकता है। ये इनकी भाषा की खास विशेषता है। जो शैली है वो प्रश्न और संवाद शैली है और जिसमें व्यंग्यात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको ये कविता समझाई, रोटी और संसद। रोटी संसद कविता का पहले मैंने आपको थोड़ा सा परिचय देके उसका काव्य पाठ किया, देन मैंने उसकी व्याख्या बताई, उद्देश्य बताए और काव्यगत विशेषताएं बताई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जैसे भी आपका विचार है, पॉजिटिव नेगेटिव, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं, जिससे कि मैं अपने कर्म को सही दिशा निर्देश दे सकूं। थैंक यू।